अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन इसकी हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है वो कम से कम एनर्जी, या हम इसको लिखते हैं इंग्लिश में द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास क्या होती है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, द मिनिमम amount of energy which required, जिसकी हमें जरूरत होती है टू रिमूव, खारिज करने में, टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन of a gaseous atom। किसी भी गैसियस एटम के एंड वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए जो दरकार एनर्जी होती है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम कहते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा कि वो कम से कम एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए ज़रूरी एनर्जी, दरकार एनर्जी क्या कहलाती है जी? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई एटम है जी, उसका ये न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है जी, ये उसका सेकंड शेल है जी, और ये उसका जी थर्ड शेल है। ये एक एटम है, उसके तीन शेल हैं। फॉर एग्जांपल हमने फ़र्ज़ कर लिया, हम इसको कम ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन है, वो हमने ये लगा दिए। अब दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम ये लगा देंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 8। हमने क्या कर दिया? इसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, और तीसरे शेल में फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ये इनकम्प्लीट शेल है हमारे पास, नामुकम्मल शेल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जी? टोटल इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो हमारे पास 11 है, और 11 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? सोडियम में। तो ये हमारे पास क्या है जी? सोडियम की डायग्राम बन गई है हमारे पास, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें, अब पहले शेल मुकम्मल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा मुकम्मल है 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा नामुकम्मल है, उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है जी? 1 इलेक्ट्रॉन। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे जी? सबसे पहले ये हमारे पास जो सोडियम एटम होता है वो हमारे पास सॉलिड हालत में होता है, ठोस हालत में होता है। तो ठोस हालत में से आप इलेक्ट्रॉन को तो निकाल ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अगर वो सॉलिड हालत में है तो तब तक वो इलेक्ट्रॉन आपको नहीं देगा जब तक आप उसको गैसियस हालत में कन्वर्ट नहीं कर लेते। तो सबसे पहले हम इसको, सोडियम को किस में ले जाएंगे जी? गैसियस हालत, गैसियस स्टेट में सोडियम को ले जाएंगे। पहले गैसियस, फॉर एग्जाम्पल ये जो सोडियम था पहले सॉलिड हालत में था, अब हमने इसको किस हालत में कन्वर्ट कर लिया जी? गैस फेज में कन्वर्ट कर लिया है। फिर हम इसको क्या करेंगे? एनर्जी देंगे। क्या करेंगे जी? हमने दी एनर्जी। क्यों दी? ये वाला जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको हमने निकालना है, उसको निकालना है। उस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें कम से कम एनर्जी की ज़रूरत है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस एनर्जी को हम कहते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है हमारे पास, सोडियम के एंड वाले शेल को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो होती है हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सोडियम एटम है, ये जो हमारे पास है इस हालत में जी गैसियस स्टेट में। हमने क्या किया है? हमने सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो सोडियम चला गया जी यूनिपॉजिटिव आयन में। किसमें चला गया जी? यूनिपॉजिटिव आयन में। इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से +1 चार्ज आ गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है। अब हमने ये रिएक्शन करवाने के लिए जो में एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है जी? वो हमारे पास है जी +4
496 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल अगर आपके पास सोडियम हो तो उस एक मोल सोडियम के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इस एटम को, वो कितनी होगी? 496 किलो जूल पर मोल। अब ये तो हमारे पास सोडियम के डायग्राम, किसकी? सोडियम की। अगर हम कोई और एटम लेते हैं जिसके एंड वाले शेल में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने इससे आगे वाला एटम ले लिया है जो हमारे पास मैग्नीशियम एटम है। तो मैग्नीशियम एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होती है हमारे पास। ये हमारे पास उसका न्यूक्लियस, ये उसका पहला शेल, ये हमने इसका पहला शेल बना लिया जी, ये दूसरा, और ये उसका तीसरा शेल हो गया जी। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में हम क्या करेंगे? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमने ये 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में डाल लिए। अब मैग्नीशियम के एंड वाले शेल में, मतलब तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम क्या करेंगे? जब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब हम क्या करेंगे जी? ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमारे पास एनर्जी चाहिए होती है, अब क्योंकि सोडियम का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, इसमें प्रोटॉन 12 होते हैं लेकिन शेल वही 3 होती है, तो साइज के छोटा होने की वजह से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली कशिश करता है, तो साइज छोटा हो जाता है इसका थोड़ा सा, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो थी हमारे पास जी 730 किलो जूल पर मोल। अब फॉर एग्जाम्पल हमने इतनी एनर्जी देकर ये वाला इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, लेकिन इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकालूं। अब फिर मैं जब ये इलेक्ट्रॉन निकालने चला तो फिर मैंने इसको एनर्जी देना शुरू कर दी। अब जब मैं ये इलेक्ट्रॉन निकालने चला तो मैंने इसको क्या दी? फिर एनर्जी दी, लेकिन 730 किलो जूल पर मोल पर इसने इलेक्ट्रॉन दोबारा नहीं दिया। फिर एनर्जी बढ़ती 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 गई और वो हो गई हमारे पास 1430 के लगभग किलो जूल पर मोल एनर्जी। जब मैंने इसको इतनी एनर्जी दी तब जाके इसने सेकंड इलेक्ट्रॉन दिया। मतलब अब क्या हुआ है? ये जब मैंने इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी, जब मैंने इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ 730 थी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1430 है, मतलब ऑलमोस्ट पहले से ये डबल एनर्जी हमारे पास है। अब देखें, पहले एनर्जी आपके पास सिर्फ इतनी थी, अब वो एनर्जी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? जब हमने इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था उसकी वजह यह है कि जब हमने इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था तो ये बन गया था यूनिपॉजिटिव आयन। क्या बन गया था? यूनिपॉजिटिव आयन। अब जो पॉजिटिव आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कशिश से खींचता है, ज्यादा फोर्स से अपनी जानिब खींचता है, जिससे अब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, इसलिए हमें एनर्जी तकरीबन डबल लगानी पड़ रही है ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन आता है हमें वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी is always lesser than second ionization एनर्जी। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा ही सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से छोटी क्यों होती है? या क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है, व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। तो सेकंड वाली पहली से ज्यादा या पहले वाली सेकंड से कम क्यों होती है हमारे पास? तो हम कहेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम बात करते हैं ना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो हम इलेक्ट्रॉन किससे निकालते हैं? एक न्यूट्रल एटम से। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की तो हम इलेक्ट्रॉन किससे निकालते हैं? एक यूनिपॉजिटिव आयन से, ऐसे आयन से जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जो यूनिपॉजिटिव आयन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली, ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, जबकि जो हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है वो उतनी फोर्स से नहीं खींचता। इसलिए हमारे पास क्या होती है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी
क्या होती है, हमेशा ही कम होती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो हम लिखेंगे ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का हम रुझान चेक करते हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए हम उस पीरियोडिक टेबल का खाका बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है हमारे पास। इस पीरियोडिक टेबल में अब हम एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं। हमें पता है जो पहला पीरियड है हमारे पास, उसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक को हम कहते थे हाइड्रोजन और दूसरे को हम कह देते हैं ये हमारे पास ये हीलियम। के लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला बनाया हुआ है, वो हमारे पास है जी ली-बेब सनोफनी। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे जी, ये एलिमेंट को फिल कर देंगे दूसरे पीरियड में। पहले लिथियम ली, फिर हमारे पास बेरिलियम, फिर हमारे पास इधर बोरोन आ गया जी, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और एंड पे क्या है जी, नियोन। अगर हम बात करें तीसरे पीरियड के एलिमेंट की, उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं जी नामक अलसी पस्कलार। तो यही हम क्या करें देख कर देंगे जी, यही फार्मूला उठा के इधर फिट कर देंगे। वो हमारे पास क्या है जी, सोडियम का पहले हम लिखते हैं जी ना, फिर मैग्नीशियम का Mg मग, फिर एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फिर फास्फोरस का P, फिर सल्फर का S, फिर क्लोरीन का Cl, फिर Ar। ये हमारे पास तीसरा एलिमेंट फिल हो गया। ये हम सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए फिल कर रहे हैं। अब हम पहला पीरियड फिल कर लेते हैं। पहला पीरियड हमारे पास होता है जी हाईली नेटिव किड्स, हाईली नेटिव किड्स रब्स कैट्स फर। तो हम क्या करेंगे जी, इसी को फार्मूले में फिट कर लेंगे। ये हाइड्रोजन लिख लेंगे इधर, वो हमारे पास आ गई है। ये लिथियम लिख लेंगे, वो भी हमारे पास आ गई है। ये सोडियम लिख लेंगे, वो भी हमारे पास ऊपर आ गई है। ये हम पोटाशियम लिख लेते हैं इधर। तो इसमें हम रुबीडियम लिख लेते हैं हमारे पास नीचे। और फिर हम क्या कर देते हैं जी, इसके पास सीजियम लिख लेते हैं जी, इधर आ गई हमारे पास। ये फ्रांसीसियम लिख लेते हैं, वो हमारे पास इधर आ गई। ये हमने क्या कर लिया है जी, हमने एक एलिमेंट्स को तरतीब दे लिया है, चंद एक एलिमेंट्स को, किसके अंदर जी, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम देखते हैं कि जो पहला पीरियड है इसके अंदर हमने एक बात गौर से देखनी है कि पहले पीरियड में क्या हो रहा है जी, इसके अंदर भी एक ही शेल है और हीलियम के अंदर भी सिर्फ एक ही शेल है। मतलब जब हम इस पीरियड में मूव करते हैं तो शेल नहीं बढ़ रहा, शेल नहीं बढ़ रहा, जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी के अंदर ऐड हुए जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है जी, इसी के अंदर ऐड हुए जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम दूसरे पीरियड की बात करते हैं तो इसके अंदर भी शेल नहीं बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर एक शेल था, इसके अंदर दो शेल हैं, लेकिन लिथियम के अंदर भी दो शेल हैं। और एंड वाले पे जाते हैं नियोन, उसके अंदर भी दो ही शेल हैं। मतलब शेल नहीं बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर फिल हुए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर फिल हुए जा रहे हैं। अब हम लिथियम की बात करते हैं, उसका जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर होता है वो है 3। इधर से हम नियोन को कंपैरिजन करते हैं कि नियोन है, उसका जो प्रोटॉन नंबर है वो हमारे पास है जी 10। इसका प्रोटॉन नंबर 10 है, इसका प्रोटॉन नंबर 3 है। शेल की तादाद लिखते हैं, इधर शेल हमारे पास 2 है, इधर भी शेल हमारे पास क्या है जी 2 है। दोनों में शेल एक ही है, एक का प्रोटॉन नंबर 3 है, एक का प्रोटॉन नंबर 10 है। हमने क्या करना है जी, इस शेल को अपनी तरफ खींचना है, इस शेल को इस न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींचना है। इसी तरह इस न्यूक्लियस ने भी इस शेल को क्या करना है जी, अपनी तरफ खींचना है। तो अपनी तरफ खींचने वाली ताकत है वो जमा का 3 है
और इसमें जो शेल को खींच अपनी तरफ खींचने वाली ताकत है वो मेरे पास है जमा का 10। अब कौन सी ताकत ज़्यादा है? ये 10 वाली ज़्यादा है। अब ये उसी शेल को उसी फासले से अपनी तरफ ज़्यादा खींच रही है। अब क्या कर रही है? उसी फासले से ज़्यादा खींच रही है, तो ये वाला शेल इसकी तरफ ज़्यादा खींचा आ जाएगा। जैसे जैसे ज़्यादा खींचा जाएगा, मतलब अब देखें, क्योंकि पीरियड के अंदर क्या बढ़ रहा है? पीरियड के अंदर एक ही चीज़ बढ़ रही है, वो हमारे पास है जी एटॉमिक नंबर। शेल नंबर नहीं बढ़ रहा। शेल नंबर ना बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की ताकत आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए वो बढ़ रही है। जब वो बढ़ रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज कम हो रहा है। एटॉमिक साइज कम होने की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब देखें, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी है। क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हो रही है। क्या कर रहे हैं? अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। ज़्यादा एनर्जी देंगे तो आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे पास। इसलिए हम कह देते हैं कि पीरियड के अंदर क्या कहते हैं, हम क्या लिखेंगे कि पीरियड के अंदर इन पीरियड्स पीरियड के अंदर क्या होता है जी? हमारे पास प्रोटॉन नंबर बढ़ता है। प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस। प्रोटॉन नंबर क्या हो जाता है जी? बढ़ जाता है हमारे पास। प्रोटॉन नंबर के बढ़ने से क्या होता है हमारे पास? प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो शेल नंबर है वो रिमेन सेम है। शेल नंबर नहीं बढ़ रहा। इस वजह से क्या होता है? दैट्स वाई जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है? आयोनेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीजेस। आयोनेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये हम ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास ग्रुप्स की। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं जी ग्रुप की। अब हमारे पास ये पहला ग्रुप हमने ले लिया है। वो हमारे पास क्या है? हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। अब हम देखते हैं इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम इनका देखते हैं जी आखिरी शेल में। अब हम देखते हैं इनके अंदर शेल्स की तादाद। अब हाइड्रोजन के अंदर एक शेल है, लिथियम के अंदर 2 शेल है, सोडियम के अंदर 3 शेल हो गए, पोटाशियम के अंदर 4 शेल हो गए। उसी तरह जब रुबिडियम में है तो हमारे पास शेल की तादाद बढ़कर 5 हो गई। सीजियम में है तो शेल की तादाद 6 हो गई। फ्रांसीसियम में है तो शेल की तादाद कितनी होगी हमारे पास? 7। अब देखें, शेल की तादाद बढ़ रही है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं जी? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने हमारे जो न्यूक्लियस है उसने चीज़ को यहाँ से खींचना था। अब हमने क्या कर दिया है? वही इलेक्ट्रॉन हमने दूर कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो क्या कर देगा? न्यूक्लियस आसानी से अपनी तरफ क्या कर लेगा? पुल कर लेगा इस इलेक्ट्रॉन पर। तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस की जो कशिश की कुव्वत है वो हमारे पास बहुत ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि इस न्यूक्लियस की जो कशिश की कुव्वत है वो अब इलेक्ट्रॉन के दूर जाने से क्या हो गई है? कम हो गई है।
इसी तरह एक इसकी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, जो इधर मेरी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, उन पर मेरी जो कशिश की क़ुव्वत है, मेरी जो सख्ती की ताकत है वो ज़्यादा होती है, बजाय वो 3-4 क्लासें छोड़ के जो बच्चे बैठे हैं उन पर मेरी जो सख्ती है, जो कशिश की क़ुव्वत है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे वो फासला बढ़ता जाता है तो टीचर की जो निगरानी की क़ुव्वत है, सलाहियत है, वो कम हो जाती है। इसी तरह जो न्यूक्लियस से फासला जब बढ़ जाता है, शेल नए नए ऐड हो जाते हैं, न्यूक्लियस की कशिश की क़ुव्वत एंड वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिस वजह से क्या होती है, ग्रुप के अंदर आयनेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्या लिखें, ग्रुप के अंदर क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले बात है कि शेल नंबर इंक्रीज होता है। ग्रुप के अंदर शेल इंक्रीजेज हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की कशिश की क़ुव्वत है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दैट्स वाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेज। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकालेंगे हम इससे, रिजल्ट हम ये निकालेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इस वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थोड़ी सी एनर्जी देंगे ये इलेक्ट्रॉन देकर परे चली जाएंगी, तो हम लिखेंगे दैट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पास, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे।